नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर वासियों को लॉकडाउन से मिल सकती है राहत, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। डकैती डालने की तलाश में 6 आरोपियों को तहसील पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। और अजनी में पेड़ों की कटाई के विरोध में आम आदमी पार्टी का चिपको आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। कोविड संक्रमण के हालातों को देखते हुए आगामी सोमवार से राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन हटाया जाएगा। ब्रेक द चेन के तहत लगी पाबंदियां हटाए जाने के संबंध में सरकार ने जिलों के 5 स्तर तय किए हैं, लेकिन इस संबंध में विस्तृत घोषणा स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी। शुक्रवार देर रात लॉकडाउन के तहत पहले स्तर यानी पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने के लिए ऐसे शहर या जिले शामिल होंगे जहां कोरोना संक्रमण की दर 5% अथवा उससे कम है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 75% बिस्तर खाली है। यहां खेल मैदान, निजी और सरकारी कार्यालय, पूर्ण क्षमता के साथ सिनेमा गृह, जिम, सैलून, 100% क्षमता के साथ बसें, अंतर जिला आवागमन, ई-कॉमर्स सेवाएं, गार्डन, वॉकिंग ट्रैक, थिएटर, फिल्मों की शूटिंग शुरू हो सकेगी। दूसरे स्तर में 50% क्षमता के साथ होटल, मॉल्स, सिनेमा गृह, मैरिज हॉल, 50% क्षमता और अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति के साथ निर्माण और कृषि कार्य शुरू रहेंगे। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा 50% क्षमता के साथ, सरकारी बसें 100% क्षमता के साथ शुरू होंगे। जिले के बाहर जाने के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन रेड जोन वाले जिलों में जाने के लिए ई पास जरूरी होगा। तीसरे स्तर में अत्यावश्यक सेवा एवं अन्य दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक, मॉल, सिनेमा गृह, थिएटर बंद रहेंगे। सोमवार से शुक्रवार होटल 50% क्षमता के साथ दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगे। इसके बाद पार्सल व्यवस्था जारी रहेगी। मॉर्निंग वॉक, खेल मैदानों को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक अनुमति। 50% क्षमता के साथ सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे। सभी कृषि कार्य जारी रहेंगे। निर्माण कार्य को दोपहर 2 बजे तक अनुमति रहेगी। चौथे स्तर में अत्यावश्यक सेवा की दुकानें दोपहर 2 बजे तक खुली रहेगी। 25% क्षमता के साथ सरकारी और निजी कार्यालय खुलेंगे। खेल मैदान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक खुलेंगे। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोह केवल 25 लोगों की उपस्थिति में होंगे। कृषि कार्य दोपहर 2 बजे तक शुरू रहेंगे। वहीं 5वें स्तर में कड़ी पाबंदियां जारी रहेगी। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत डकैती डालने की फिराक में बैठे 6 आरोपियों को गांधीबाग परिसर से गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी कुख्यात बताए जा रहे हैं, जो डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम देते उसके पहले तहसील पुलिस ने हथियारों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के तहत गांधीबाग में गश्त के दौरान पुलिस को एक कार में 6 लोग संदिग्ध अवस्था में मिले, जिसकी छानबीन करने के बाद इन सभी से धारदार हथियार इनके गाड़ी से बरामद हुए। जब तहसील पुलिस ने सभी को अपनी हिरासत में लिया, तब किसी बड़ी डकैती की घटना की तैयारी की बात इन आरोपियों से पता चली, जबकि पुलिस की सतर्कता से डकैती की घटना से पहले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए सभी आरोपी कुख्यात आरोपी बताए जा रहे हैं, जिन पर शहर के अलग पुलिस स्टेशन में आपराधिक मामले दर्ज है। कल मध्यरात के उपरांत करीब पहटे 3 बजे के दरमियान हमारे नेतृत्व में एएसआई राजेश ठाकुर, एएसआई किशोर नागविलकर और उनकी टीम इतवारी नंगा पुतला एरिया में पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी उनको जीवनवाड़ी हाल के बाजू में एक लाल कलर की एक्टिवा गाड़ी खड़ी दिखी और उसके आजू बाजू में 5-6 युवक खड़े थे। जबकि रात को 3 बजे ये संशयास्पद था, इसलिए हमारे पथक ने उनको धर दबोच लिया और उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद जो 5 आरोपी मिले थे, उसमें एक था पप्पू श्यामलाल गुरंडे, उम्र 21 साल, नाका नंबर 4, कामटी रोड, साई मंदिर के पास, PS कड़मना। दूसरा था निखिल होमदेव धकाते, उम्र 21 साल, मनपा स्कूल के पास, PS पाचपौली।
तीसरा राकेश गणेश हेड़व उम्र 27 साल जीवनवाड़ी PS तहसील। चौथा तुषार उर्फ लादेन महेंद्र सिंह भमोरडे उम्र 20 साल तांडापेट PS पाचपौली। और जो पांचवा आरोपी था वो इब्राहिम उर्फ छोटे नबी खान गरीब नवाज मस्जिद के पास भोरियापुरा। पांचों क्रिमिनल के ऊपर इसके पहले हत्या का प्रयत्न, दरोड़ा, जबरी चोरी ऐसे बहुत से गुने दाखिल हैं। उनके ऊपर पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 479/2021 धारा 399, 402 IPC रेड विथ कलम 425 भारतीय हत्या कायदा के मुताबिक उनको अरेस्ट किया गया। अजनी में पेड़ की कटाई के फरमान के खिलाफ शनिवार को आम आदमी पार्टी ने चिपको आंदोलन किया। यह आंदोलन तब किया गया जब दुनिया विश्व पर्यावरण दिन मना रही थी। नागपुर शहर आम आदमी पार्टी द्वारा विश्व पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में एक अनोखा आंदोलन किया गया। आम आदमी पार्टी ने चिपको आंदोलन करके पेड़ बचाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश देते हुए अजनी में पेड़ कटाई का विरोध जताया। गौरतलब है कि IMS फेज 1 व FCI और इरिगेशन विभाग ने मिलकर करीब 40,000 छोटे मोटे पेड़ काटे जाने की बात पता चली है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा चिपको आंदोलन किया गया। आपण सगळ्यांना माहीत असेल, अजनीला मल्टी मॉडेल स्टेशन बनवण्याचा गडकरी साहेबांचा मोठा प्रोजेक्ट आहे। प्रोजेक्टला आमचा विरोध नाही, डेव्हलपमेंट झालीच पाहिजे, परंतु एका छोट्या प्रोजेक्टकरता जर 40,000 झाडं कटत असतील तर नागपूरच्या पर्यावरणाची मोठी ही हानी होणार आहे। आणि आपण सगळ्यांना माहीत आहे, गेल्या 3 महिन्यात लोकांना ऑक्सिजन मिळत नव्हता। ऑक्सिजनसाठी लोक भटकत होते आणि ऑक्सिजन विना ऑटोमध्ये ॲम्ब्युलन्समध्ये लोक जीव सोडत होते। अशा परिस्थितीमध्ये एका प्रोजेक्टसाठी 40,000 जर झाडं जात असतील, 40,000 झाडांची जर कटाई होत असेल तर हे योग्य नाही। म्हणून आम्ही या प्रोजेक्टचा विरोध करतो आहे। हे जे झाडं आहेत, झाडं न कापता जर प्रोजेक्ट होत असेल तर हा प्रोजेक्ट गडकरी साहेबांनी निश्चित करावा, अन्यथा हा प्रोजेक्ट शहराच्या बाहेर मिहानमध्ये शिफ्ट करावा। आम्हाला काही हरकत नाही। शनिवार को नागपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को गति प्रदान करने के लिए पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार द्वारा 7 PHC केंद्रों को एम्बुलेंस वितरित की गई। राज्य व पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन विभागीय आयुक्त कार्यालय में किया गया था। उनके द्वारा जिले के 7 PHC सेंटर को एम्बुलेंस वितरित की गई। ज्ञात हो कि पिछले दिनों कोरोना जैसी महामारी के कारण जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, जबकि ग्रामीण परिसर में भी एम्बुलेंस की कमी के कारण कई मरीजों की मौत हो गई थी। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री सुनील केदार ने जिला परिषद सदस्यों की तारीफ करते हुए उनके द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही कोरोना संकट पर मात किया जा सका, ऐसा उन्होंने कहा। कोरोनाने फार मोठा थैथाड मांडवला होता। अशा परिस्थितीमध्ये सगळ्या गोष्टी ग्रामीण भागाच्या जनतेचं गरज लक्षात घेता जरी कोरोना होता, लॉकडाऊन होता, पण आपल्या कर्तृत्वाला चुकले नाही आणि पावलावर पाऊल टाकत एक एक त्याडीनं काम करण्याचा प्रयत्न केला। कुठे प्रायमरी हेल्थ सेंटर दुरुस्त केल्या, काय व्यवस्थापलं आणि आता त्यांनी सतत पाठपुरावा करून कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या त्या ठिकाणी सहकार्य घेऊन आज आपल्या पुढे दिसतं की त्यांनी ॲम्ब्युलन्स तिथे आणलेले आहे। ह्या ॲम्ब्युलन्सची वाटप आता त्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर्सला आणि त्याला वाटप होणार आहे। आपल्या सगळ्याला माहिती आहे की मागच्या या कोरोनाच्या काळामध्ये ॲम्ब्युलन्सच्या किरायासंबंधीही काही लोकांची मोठ्या प्रमाणात पैसे लोकांना मोजावं लागलेले आहे। ही सुद्धा शोकांतिका आहे। काही ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध न झाल्यामुळे काही लोकांना दुर्दैवाने आपले प्राण गमावे लागलेले आहे। याची जाण ठेवून नागपूर जिल्हा परिषदेने घेतलेले पाऊल एक ग्रामीण भागाचा कार्यकर्ता ह्या परिसरातील आमदार आणि राज्याचा मंत्री यांचं मनापासून कौतुक करतो। 100% आपण म्हणता ही गोष्ट तेवढीच खरी आहे, पण दुसरी बाजूसुद्धा पाहावं लागेल। शेतीचे दिवस सुरू झालेले आहे। ग्रामीण भागामध्ये अर्थव्यवस्था आणि ग्रामीण भागामध्ये रोजगार हा शेतीचाच आहे आणि ज्या पद्धतीने जिल्हा परिषद पुढाकार घेऊन आलेली आहे
ज्या पद्धतीनं जिल्हा परिषदचे सगळे जिल्हा परिषद सदस्य आणि सगळे पदाधिकारी आणि पंचायत समिती सदस्य काम करतात आहे. मला पूर्ण विश्वास आहे येत्या 8 दिवसामध्ये अधिकारी, आरोग्य विभागाचे अधिकारी यांच्या माध्यमातून या नागपूर ग्रामीणमध्ये कोरोना 100% आटोक्यात येईल अशा प्रकारचा आपल्याला विश्वास देतो. नागपुर राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अनिल अहिरकर को एनसीपी प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. नागपुर के प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्र परिषद लेकर अनिल अहिरकर ने विदर्भ में पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करने की जानकारी दी. पहिला उपाध्यक्षच आहे. त्यांनी मला उपाध्यक्षपद जे दिलं ते नागपूर व विदर्भाकडे तुम्ही विशेष लक्ष ठेवून आमच्यासोबत प्रदेशवर काम करावं असं जयंत पाटील आमचे प्रांताध्यक्ष मला बोलले. मग मी त्यांना प्रतिप्रश्न केला की या शहरामध्ये निवडणुकामध्ये आमचा सहभाग कमी असतो. विधानसभा लोकसभाचा प्रश्न दूरच आहे. विधानसभेमध्ये आम्हाला किमान 2 जागा पाहिजे आहे व येत्या महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा आम्हाला सन्मानजनक तोडगा पाहिजे आहे. तर ते सुद्धा अधिकार ते म्हणाले त्याच करता तुम्ही या ठिकाणी काम करावं, आमच्याशी कोऑर्डिनेट करावं व येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात तुम्ही पूर्ण लक्ष या शहरावर ठेवावं हे त्यांनी मला बोललं. हे माझं आद्य कर्तव्य त्या संदर्भात आहे. नवीन अध्यक्ष निवडीबाबत जनमानसामध्ये कॅरेक्टर क्लीन माणूस असावा जेणेकरून पक्षाची प्रतिमा जी आहे ते मलिन होणार नाही याची काळजी घेण्याची गरज आहे. दुसरं, आमचे ज्येष्ठ नेते जे आमचे आधारस्तंभ आहे म्हणा किंवा ज्यांच्यामुळे पक्ष आदरणीय शरद पवार साहेब त्यांच्याविषयी अनादर करणाऱ्याला या ठिकाणी अध्यक्ष करू नये अशी माझी मागणी आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक जीवनामध्ये अध्यक्षांसारखी वस्तू जी राहील किंवा कोणत्याही राजकारणी त्यांनी असे कृत्य करू नये जेणेकरून जनमानसामध्ये आमच्या पक्षाची प्रतिमा खाली जाईल. हे 2 गोष्टी सोडल्या तर इथे अनेक लोक इच्छुक आहेत. त्यापैकी त्यांना बोललो मी की तुम्ही अध्यक्ष करा तर ते नागपूरला येणार आहे. जयंत पाटील साहेब 3-4 दिवसांनी मी नागपूरला येतो. इथल्या पदाधिकाऱ्यांशी कार्यकर्त्यांशी मी बोलतो व त्यानुसार ते ठरतो त्यांचा अधिकार आहे. पुन्हा मध्ये मगाशी तुम्ही प्रश्न केला होता का यावरही एखाद्याची त्यांनी नियुक्ती केली. घरच्या परिवारामध्ये एखाद्याची चुकी झाल्यावर त्याला आपण वाईट टाकू शकत नाही. चुकी माफ करून जर एखाद्याला त्यांनी ही जागा अध्यक्षपदी जर दिली तर मी प्रामाणिकपणे पक्षाच्या हिताकरता, वैयक्तिक बिलकुल नाही, पक्षाच्या हिताकरता माझी जबाबदारी आहे की माझ्या पूर्ण संघटनेची मी 4 वर्ष 7.5 बांधलं मी त्यांना इमानने इद्वारे मदत करीन. त्यामुळे वाद ठेवायची गरज स्वबळावर लढण्याचा माझा जो नारा होता तो कायम आहे. कारण की जोपर्यंत आम्ही हे बोलणार नाही तोपर्यंत शहरामध्ये जे आमचे अनेक कार्यकर्ते आम्ही नवीन तयार करतो आहे त्यांना शक्ती मिळणार नाही, ताकद मिळणार, ऊर्जा मिळणार नाही. त्यांना ऊर्जावान होण्याकरता हे माझं बोलणं होतं. परंतु आम्ही काँग्रेसच्या अध्यक्षांशी मी बोललो, समाधानकारक जर तोडगा निघाला तर ते आमच्या ताकदीचा फायदा त्यांनाही, मी हेच बोललो, तर आमच्या शक्तीचा फायदा त्यांना होईल पण त्यांच्या शक्तीचा फायदा आम्हाला होईल. याच प्रकारे धोरण नागपूर शहरामध्ये आम्ही महाविकास आघाडीनं केलं पाहिजे हे मी त्यांच्याशी बोललो आहे. मी शिवसेनेच्या नेत्यांशी बोललो. वाद एवढा वाढू नका की ते तुटेल, परंतु जर काहीच हातात पडणार नसेल तर मग तुटलं तरी चालते. पण मग आपली ताकद दाखवण्याची मग न्यूशन्स व्हॅल्यू राजकारणामध्ये जी दाखवावी लागते आपल्याला मोठं करण्यामध्ये, तो माझी स्ट्रॅटेजी ती आहे की त्या पद्धतीने मी इथे वागणार आहे. मला वैयक्तिक बोलायचं नाही, माझा पक्ष मोठा करण्याकरता मला इथे पार्टीने बोललेलं आहे. महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया का ऐलान सरकार ने किया है और मुंबई कौन से लेवल में इसको लेकर काफी सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि मुंबई लेवल 3 में इस समय है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है. मुंबई 3rd स्टेज पे है, जिसमें 3rd स्टेज में जो हम निकष लगाए गए हैं कि जो पॉजिटिव दर 5% से 10% में होना चाहिए और 40% जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन बेड हमारे ऑक्यूपाई रहते हैं तो तभी वो 3रा स्तर हो जाता है. अभी आज शाम को राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का नज़र रख के सामने रख के जो हम परिपत्रक निकालने वाले हैं शाम तक, उसमें क्लियर गाइडलाइन होगी मुंबई में क्या होने वाला है,
क्या करना चाहिए ये पूरी गाइड। नहीं, मुझे क्या लगता है वो ज़्यादा आपसे जाना चाहिए। हाँ नहीं हर एक को क्या लगता है वो नहीं है। पूरी मुंबई इंटैक्ट में कैसी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि जैसा सेकेंड वेव आने वाली है वो पता था, लेकिन दिसंबर जनवरी फरवरी तक हमने अनलॉक में गए और बहुत सा काम काज चालू हुआ, और डायरेक्ट सेकेंड वेव्स आने के बाद जो मुंबई में देखा है हम लोगों ने कितना प्रॉब्लम हुआ है, कितने पेशेंट बाधित हुए। तो अभी आने वाली तीसरी लहर है, ये ध्यान में रखे जो थोड़ा काम करना है स्लोली वो करना चाहते। इसमें अनलॉक करके किसी को रखना खूब मज़े की बात नहीं है, सब खुलना चाहिए। लेकिन जो कोविड-19 कोरोना का संकट है जो बहुत ही गंभीर है, उसके लिए हम लोग स्लोली ये काम कर रहे हैं। नहीं, जो ग्लोबल टेंडर अपना महानगर पालिका ने निकाला था उसमें गाइडलाइन दी थी, और वो गाइडलाइन जो मैन्युफैक्चर और जो पुरौठादार है उनका दोनों में समन्वय कैसा है, और कौन से रेट पे देंगे और कितना देंगे, कितने पीरियड में देंगे, जो पेपर उनको सादर करना था वही पेपर उनके पास सादर नहीं हुए, तो इसके लिए वो टेक्निकली उसमें फेल हो गए 9 कंपनी। इसीलिए ग्लोबल टेंडर जो अभी 9 कंपनी अपात्र हुई है तब तक उनको रद्द किया गया है। और कल से ही जो रेड्डीज लेबोरेटरी है जो अपने देश में एक ही कंपनी है कि जो मैन्युफैक्चर करने की उसको परवानगी मिली है। कल मैंने ये भी सुना कि केंद्र ने भी अभी वो परवानगी दी है। तो मुझे लगता है उनके साथ कल ही हमारी बातचीत हुई, हमारे प्रकल्प के जो अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में सिटीजन फोरम द्वारा विश्व पर्यावरण दिन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत फोरम द्वारा शहर के पहले कोरोना मरीज राजेंद्र व अवंती जोधपुरकर के निवास से की गई। विश्व पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में नागपुर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खास बात ये रही कि वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत नागपुर के पहले कोरोना मरीज जोधपुरकर के परिवार के घर से की गई। कार्यक्रम का आयोजन सिटीजन फोरम द्वारा किया गया था। हॅलो, मी राजेंद्र जोधपुरकर, बजाजनगरचा रहिवासी. नागपूर सिटीजन्स फोरमचं मी खूप खूप अभिनंदन करतो. खूपच चांगला उपक्रम सुरू केला आहे वृक्ष लावायचा. इवन घरातही आपण छोटे छोटे झाडं लावू शकतो, भाज्यापाला लावू शकतो. तर खूप खूप अभिनंदन तुमचं. आणि याचा आपण पाहिलं कोरोनामध्ये आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात आलं की नॅचरल हॅबिटॅटमुळे किती फायदे आहेत. एक नॅचरल रिलॅक्सेशन मिळतं. जनरल आपण ट्रीजकडे जरी बघितलं, ग्रीनरी, तर खूप मानसिक शांतता मिळते. तर मी सगळ्यांनाच आवाहन करतो की जसं काही जमेल तसं घरी, बाकी ठिकाणी प्लीज तुम्ही झाडं लावा. त्यांनी आपल्याला आणि आपल्या नेक्स्ट जनरेशनला खूप फायदा होणार आहे. इवन तुम्ही विदेशातही पाहिलं असेल तर ग्रीनरी खूप जास्त असते. तर आपल्याला हे कन्झर्व करणं खूप जरुरी आहे आणि आपलाच खूप मोठा फायदा होणार आहे. इस दौरान नागपुर शहर के पहले कोरोना मुक्त मरीज राजेंद्र जोधपुरकर ने नागपुर वासियों को वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया।
नागपुर ग्रामीण उमरेड विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजू पारवे द्वारा उनके परिसर में कोरोना से मृतक जरूरतमंद परिवारों को हर संभव मदद देने का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार 4 जून को भिवापुर में कोरोना से हुई मौत में पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर विधायक राजू पारवे ने परिवार का हालचाल जाना, जबकि कोरोना से मृत हुए व्यक्ति व जरूरतमंद परिवार का पालकत्व भी राजू पारवे ने अपनाया। यही नहीं, भिवापुर के रासेकर, सुसनकर, पानतावने, मधुरकर, ठाकरे, सोनटक के इस कोरोना से मृत परिजनों के घर भेंट देकर विधायक राजू पारवे ने आर्थिक मदद भी की। नागपुर महानगर पालिका द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के पूर्व बच्चों को होने वाले संक्रमण के मद्देनजर 200 बेड के अस्पताल का नियोजन करने वाली है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ के जमनालाल बजाज की नई बिल्डिंग में इस अस्पताल का निर्माण किए जाने की जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी और कुलगुरु डॉक्टर संजय दुधे ने दी। तीसरी वेव कोरोना की आएगी, इस बात को ग्राह्य धरते हुए एक 200 बेड का सर्व सुविधा युक्त बच्चों का हॉस्पिटल होना चाहिए। इस दृष्टि से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय के न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का आज निरीक्षण किए। साथ में प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर संजय दुधे जी साथ में हैं, हमारे उपायुक्त मेश्राम जी साथ में हैं, और निरीक्षण करने के साथ साथ यहाँ कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए इस बात को भी ध्यान में लिया। जुलाई के सेकेंड वीक में हम यहाँ 200 प्लस बेड का हॉस्पिटल बच्चों के लिए शुरू कर सके, ऐसे इसमें मनोभाव है। इसमें करीब करीब 50 बेड छोटे बच्चों के लिए आईसीयू की व्यवस्था एक साथ एक ही छत के नीचे हो, ऐसी संकल्पना है, और बच्चों को एक अच्छा वातावरण मिले इस दृष्टि से वहाँ जो टीवी वगैरह लगा करके बच्चों के लिए वहाँ बच्चों के पसंदीदा कार्टून वगैरह उसमें दिखाए जा सके, यह भी व्यवस्था कर रहे हैं। जगह हो कि जहाँ 200 बेड एक साथ उपलब्ध हो सके, तो महानगर पालिका की ओर से माननीय महापौर दयाशंकर तिवारी और हमारे विरोधी पक्ष नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने हमारी जमनालाल बजाज ये इमारत 200 बेड उपलब्ध कराने लायक है, ये ध्यान में रखते हुए हमने हमारा यूनिवर्सिटी ने सामाजिक दायित्व समझते हुए हमने भी इस प्रपोजल का स्वागत किया है। हम नागपुर के बच्चों के लिए एक हमारी इमारत उपलब्ध करवा देने वाले हैं, और हमारा सौभाग्य है हम भी नागपुरवासियों के सेवा में तत्पर रहे। ये हमारा यूनिवर्सिटी का दायित्व है, और यहाँ पे जो कुछ भी सुविधा है वो सुविधा कॉरपोरेशन उपलब्ध करवा देने वाली है, और इस माध्यम से एक अच्छा। मंत्री विजय वडेट्टीवार का पक्ष लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि मुख्यमंत्री ये मुखिया होता है जो निर्णय लेता है। महाविकास आघाड़ी में सब ठीक है, जिसे विपक्ष राजनीति कर बदनाम कर रहा है। यही नहीं, विपक्ष सत्ताजीवी है, ऐसी प्रतिक्रिया नाना पटोले ने नागपूर एअरपोर्ट पर दी। आणि त्यांना वाटलं की अनलॉक होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे त्यांनी स्टेटमेंट केलं, पण मुख्यमंत्री हे सरकारचे प्रमुख असतात आणि त्याच्यामध्ये अजून त्यांच्याजवळ काही योजना असतील, आणि म्हणून मंत्र्यांनी केलेल्या निर्णयाला त्यांनी सांगितलं की हे नाही, आम्ही दुसऱ्या पद्धतीने करणार आहोत। हे मुख्यमंत्र्याचे अधिकार आहे। आज विरोधक बोंबीच्या ढेंडापासून बोंबलतात, ओरडतात, तर त्यांच्या सरकारमध्ये काय चाललं होतं त्याच्यातले काही उदाहरण आपण शोधून काढा। त्याच्यात तर कुठेच ताळमेळ नव्हता, पण आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी जो निर्णय केलेला आहे, कारण की कोविडच्या या परिस्थितीमध्ये जी लोकांमध्ये भीती आहे, दोन गोष्टीची भीती आहे, एक मरणाची भीती आहे आणि रोजगाराची भीती आहे, आणि अशा परिस्थितीमध्ये याच्यातून योग्य चांगला मार्ग निघावा ही भूमिका राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतली जाते, आणि माननीय मुख्यमंत्री त्याच्यातला निर्णय घेतील। केंद्रातल्या नरेंद्र मोदीसारखा हा विषय नाही, तुमचं तुम्ही पहा, आम्ही तुमच्यात राहणार नाही, याच्यामध्ये बिमारी स्वतः आणायची आणि तसं वागायचं, असं या सरकारची भूमिका नाही। हे सरकार एकदम समन्वयानं सुरू आहे। हो, 24 तास झाले अजून अधिसूचना निघाली नाही आहे, काल सकाळी सूचना कुठलाही काही गडबड नाही, एकदम व्यवस्थित आहे। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्याला अधिकार आहे, म्हणून मागच्या सरकारचं अनेक उदाहरण तुम्ही काढले, तर सुपर मुख्यमंत्री कोण होते मागच्या सरकारमधले,
तेही आपण अनेक पाहिलेले आहेत। या सरकारमध्ये ज्या खात्याचे मंत्री आहेत त्या खात्याच्या मंत्र्यांनी आपलं भाष्य केलं तर ते काही चुकीचं नाही, दुसऱ्या खात्याच्या मंत्र्यांनी दुसऱ्या खात्याच्या मंत्र्यात बोललं तर ते चुकीचं ठरतं। आणि विजय वडेट्टीवारांनी जी काही भूमिका मांडली त्यांनी त्याच्या खात्यातली भूमिका मांडली, पण मुख्यमंत्र्यांचा विषय जो आहे, मुख्यमंत्र्यांना सगळे अधिकार असतात, मुख्यमंत्री प्रमुख असतात सरकारचे, आणि या परिस्थितीमध्ये योग्य निर्णय या कोविड नियंत्रणाच्या बद्दलचं ते घेतील, त्याच्यामध्ये कुठलंही दुमत नाही। 24 तास झाले पण अजून अधिसूचना निघाली नाही आहे। 12 वाजता अधिसूचना निघणार होती, ती अजून निघाली नाही, 24 तास उलटले निघेल ना त्याला। म्हणून तुम्हाला सांगितलं की आता 2 परिस्थिती निर्माण झाल्या आहेत। गेल्या मार्चपासून या वर्षाचा मार्च उलटला, आता आपण जून महिन्यामध्ये आलो, जवळपास 1-1.25 वर्षाचा हा कालावधी लोटता आहे। या कोरोना महामारीमध्ये अनेक लोक मृत्युमुखी पडलेत, अनेक लोकांचे रोजगार गेलेत, अनेक लोक बेरोजगार झालेत, खाण्याचे पण लोकांना लाले पडलेत, अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे। आणि अशा या परिस्थितीमध्ये जी काही आता SOP निघेल ती व्यवस्थित निघेल, त्याच्यामध्ये आपल्याला कोविड नियंत्रणही करता येईल आणि त्याच्या माध्यमातून रोजगाराच्याही दृष्टिकोनातून विचार केला जाईल, आणि म्हणून त्याला थोडा उशीर लागतो। संजय राउत यांनी NCP नागपुर के 5 पौली पुलिस स्टेशन के तहत MPDA के फरार आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि 5 पौली पुलिस द्वारा MPDA के फरार आरोपी को जाल बिछाकर धर दबोचा गया है, जिस पर शहर के कई पुलिस थानों में मामले दर्ज है। आरोपी कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम सैयद आरिफ उर्फ सोनू सरपिया वल्द सैयद शराफत बताया जा रहा है, जिसे पीली मारबत चौक के लाल दरवाजा परिसर से गिरफ्तार किया गया है। माननीय पोलीस आयुक्त सरांनी 31 मार्च 2021ला MPDA मंजूर केला होता। त्या आरोपीचं नाव आहे सय्यद आरिफ उर्फ सोनू सरप्या वल्द सय्यद शराफत, वय 23 वर्षे, राहणार लाल दरवाजा पीली मारबत चौक पोस्टे 5 पावली नागपूर शहर। याचा MPDA मंजूर झाला होता आणि तेव्हापासून हा आरोपी सतत पोलिसांना हुलकावण्यात येत होता। काल नेमकं त्याला ट्रॅप करून आम्ही पकडलेला आहे आणि आज त्या आरोपीला क्राईम ब्रांच थ्रू जेलमध्ये दाखल करीत आहोत। त्याच्यावर बॉडी ऑफेन्स आहे 307, मारामारी, राइट्सचे वगैरे आणि जबरी चोरीचे सुद्धा गुन्हे दाखल आहेत त्याच्यावर। नागपुर जिले में शनिवार 5 जून को 197 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 471 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 10,013 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार।